नमस्कार। आज हम अमेरिकी कांग्रेस सीनेट का अध्ययन करेंगे। अमेरिकी कांग्रेस सीनेट दूसरा सदन है और इसको उच्च सदन भी कहा जाता है। अमेरिकी सीनेट के बारे में विभिन्न जो विचारक हैं उन्होंने ये लिखा है। अगर हम बात करें ब्रोगन की, तो ब्रोगन ने सीनेट के बारे में ये लिखा है कि सीनेट एक ऐसी संस्था है जो कभी नहीं मरती। राष्ट्रपति आते हैं और जाते हैं, 2 वर्ष के बाद प्रतिनिधि सदन भी समाप्त हो जाता है, परंतु सीनेट बनी रहती है। हम ये कह सकते हैं कि सीनेट है उसका अपना अलग ही महत्व है। जैसा कि अमेरिकी सीनेट को हटाने का अर्थ संघ सरकार की आंतें निकाल देना माना जाता है। आज हम अमेरिकी जो सीनेट है उसके प्रमुख कार्य और जो शक्तियाँ हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विधायी शक्तियों की। सीनेट की मूलभूत जो शक्तियां हैं वो व्यवस्थापन संबंधी शक्ति है। वैसे अमेरिका में व्यवस्थापिका के जो दोनों सदन हैं वो समानुपाती हैं और उनके अधिकार भी समान हैं। लेकिन विधायी शक्तियों में वित्त विधेयक और साधारण विधेयक के बारे में हम सीनेट की कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वित्त विधेयक के संबंध में। जहाँ तक वित्त विधेयक का संबंध है उनके लिए ये आवश्यक है कि उन्हें प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया जाए, पर केवल प्रस्तुतिकरण को छोड़कर अन्य सब बातों में सीनेट किसी भी वित्त विधेयक को पूर्णतः संशोधित कर सकती है। वस्तुतः कोई विधेयक तब तक कांग्रेस द्वारा पारित नहीं समझा जाता जब तक सीनेट उसे पारित न कर दे। यहाँ हमने ये अध्ययन किया कि जो वित्त विधेयक है वो सबसे पहले प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। सिर्फ प्रस्तुत करने से संबंधित जो शक्ति है वह प्रतिनिधि सभा की सीनेट से ज़्यादा है, लेकिन इसके अलावा प्रस्तुतिकरण को छोड़ करके सीनेट है वह वित्त विधेयक में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है। अब हम बात करते हैं साधारण विधेयक के संबंध में। साधारण विधेयकों के संबंध में दोनों जो सदन हैं उनकी शक्तियाँ बराबर हैं। ये विधेयक दोनों ही सदनों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और ये तब तक पारित नहीं समझे जाते जब तक दोनों सदन उसे स्वीकार ना कर ले। यहाँ हमने ये देखा कि साधारण जो विधेयक हैं उनके संबंध में दोनों जो सदन हैं सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं और दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद ही कोई विधेयक है वो कानून बनता है। यदि किसी विषय पर कांग्रेस के दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो उसको हल करने के लिए सम्मेलन समिति स्थापित की जाती है। इस समिति से अधिकतर लाभ सीनेट को रहता है क्योंकि उसके सदस्य अधिकांशतः कुशल और अनुभवी होते हैं। हमने जो विधायी शक्ति है उसका जो अध्ययन किया उसमें हमने मुख्य रूप से वित्त विधेयक और साधारण विधेयक दोनों का अध्ययन किया है। वित्त जो विधेयक है उसमें सिर्फ प्रस्तुतिकरण को छोड़ करके सीनेट और प्रतिनिधि जो सभा है दोनों को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं और साधारण जो विधेयक है उसमें कांग्रेस के जो दोनों सदन हैं सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कार्यपालिका शक्तियों की। कार्यपालिका के क्षेत्र में सीनेट की जो शक्तियाँ हैं प्रतिनिधि सभा से भी बढ़कर हैं तथा वह राष्ट्रपति पर नियंत्रण भी स्थापित करती है। जैसा कि लॉर्ड ब्राइस हैं वो ये कहते हैं कि इसकी रजामंदी के बिना प्रतिनिधि सभा कुछ भी काम पूर्ण नहीं कर सकती। इसके अवरोध से राष्ट्रपति है वो मात भी खा सकता है। यहाँ हम ये देखते हैं कि कार्यपालिका जो शक्तियाँ हैं उसमें सीनेट है वो ज़्यादा शक्ति रखती है प्रतिनिधि सभा से। सबसे पहले हम बात करते हैं संधियों के विषय में। तो कार्यपालिका के क्षेत्र में सीनेट की जो महत्वपूर्ण शक्ति है वो है संधियों के विषय में। राष्ट्रपति द्वारा विदेशों के साथ की गई संधियां तब तक पूर्ण नहीं समझी जाएंगी जब तक सीनेट उन्हें अपने 2/3 बहुमत से स्वीकार न कर ले और तभी वे संधियां हैं देश पर लागू हो सकती हैं। यहाँ हमने ये देखा कि विदेशी मामलों से संबंधित जो संधियाँ की जाती हैं वो तब तक मान्य नहीं होती जब तक सीनेट के 2/3 सदस्य उसको पास नहीं कर देते। इससे सीनेट विदेश नीति के क्षेत्र में राष्ट्रपति की एक तरह से भागीदार बनने वाली संस्था मानी जाती है। अगर हम बात करें
अगर उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करें तो अमेरिका में ऐसे बहुत से अवसर आए हैं जब सीनेट ने संधियों को अस्वीकृत किया है। जैसे उदाहरण के लिए 1919 में सीनेट ने राष्ट्रपति विल्सन द्वारा की गई वर्साय की संधि को अस्वीकार कर दिया था। वहीं सन 1789 से 1934 तक सीनेट ने 173 संधियों को संशोधित किया तथा 15 संधियों को अस्वीकार भी कर दिया था। तो ये ऐसे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि सीनेट का अपना अलग ही महत्व है विदेशी मामलों में और संधियों के संबंध में। अब हम बात करते हैं नियुक्ति संबंधी शक्तियों की। तो सीनेट की जो प्रमुख कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों की पुष्टिकरण से है। इस पुष्टिकरण के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि सिर्फ सीनेट के परामर्श तथा स्वीकृति पर ही राजदूतों, मंत्रियों, न्यायाधीशों आदि की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति कर सकता है। हमने ये देखा कि नियुक्ति में भी सीनेट का अपना अलग ही महत्व है। जब तक राजदूत, मंत्री, न्यायाधीश हैं वो नियुक्त नहीं माने जाते जब तक सीनेट है उन्हें स्वीकृति प्रदान नहीं कर देती। इस शक्ति के द्वारा भी सीनेट है वो राष्ट्रपति पर अपना अंकुश बनाए रखती है। तीसरी बात हम करते हैं कि शक्ति विविध विभागों के विरुद्ध शिकायतों की जांच भी सीनेट द्वारा की जाती है। इस विषय में उसका निर्णय अंतिम होता है। इस शक्ति के कारण एक तरह से सीनेट है वो प्रशासन पर भी नियंत्रण रखती है। हमने यहाँ ये अध्ययन किया कार्यपालिका जो शक्तियाँ हैं उसमें कि जो विभिन्न प्रकार की जो संधियाँ की जाती हैं दूसरे देशों के साथ और राष्ट्रपति द्वारा जो राजदूत, जो मंत्री, न्यायाधीश उनकी जो नियुक्ति की जाती है उसमें भी सीनेट है वो अपनी अहम भूमिका निभाती है। अब हम बात करेंगे न्याय संबंधी शक्तियों की। न्यायिक क्षेत्र में भी सीनेट को बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हैं। सीनेट को संविधान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभी असैनिक अधिकारियों को महाभियोग द्वारा देशद्रोह, रिश्वत तथा गंभीर अपराध के कारण उठाने का अधिकार भी होता है। अभियोग लगाने का कार्य प्रतिनिधि सभा का है। सीनेट है वो महाभियोग की जांच न्यायालय की हैसियत से करेगी। यहाँ हमने देखा कि जब भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो असैनिक अधिकारी हैं उनके ऊपर अगर देशद्रोह, रिश्वत इत्यादि के कारण कोई महाभियोग लगाया जाता है तो इसकी शुरुआत तो प्रतिनिधि सभा में की जाती है, लेकिन सीनेट है वो एक न्यायालय की हैसियत से इस महाभियोग की जांच करती है। ऐसे अवसर पर वह न्यायिक प्रक्रिया के सभी कार्य जैसे आदेश जारी कर सकती है, विभिन्न जो गवाह हैं उनको बुला सकती है, उन्हें शपथ दिलाने का काम भी करती है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो सीनेट की अध्यक्षता करता है। किसी भी व्यक्ति को सीनेट के उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत के बिना दंडित घोषित करने का अधिकार भी नहीं होगा। जिस व्यक्ति को दोषी घोषित किया जाएगा उस पर देश के कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जा सकेगा। हमने न्यायिक जो शक्तियां हैं उसमें ये देखा कि जो भी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है चाहे वो प्रतिनिधि सभा में की जाए, लेकिन अंतिम जो न्यायिक जो जांच है वो सीनेट द्वारा ही की जाती है। अब हम बात करते हैं निर्वाचन संबंधी शक्तियों की। सीनेट है वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में डाले गए मतों की गिनती करती है और अंतिम जो परिणाम है उनकी घोषणा सीनेट द्वारा की जाती है। यदि उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी भी प्रत्याशी को निरपेक्ष बहुमत प्राप्त न हो तो सीनेट पहले 2 प्रत्याशियों में से एक को उपराष्ट्रपति चुनती है। इस हेतु प्रत्येक सीनेटर का एक मत होता है। जिस प्रत्याशी को निरपेक्ष बहुमत प्राप्त हो जाता है वह उपराष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। तो हमने ये देखा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उनके निर्वाचन के पश्चात जो उनके परिणामों की घोषणा होती है, जो कि विभिन्न जो मत हैं उनको गिना जाता है और उसके बाद की जाती है, वो सारी शक्ति है वो सीनेट के पास होती है। और दूसरी बात यह है कि अगर उपराष्ट्रपति है
जो उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई प्रत्याशी खड़ा हुआ है उसको निरपेक्ष बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सीनेट है वो अपने पहले जो प्रत्याशी हैं उनमें से एक को उपराष्ट्रपति चुनती है और प्रत्येक जो सीनेटर होता है उसको एक वोट देने का अधिकार होता है। तो हमने ये देखा कि अमेरिकी जो कांग्रेस का दूसरा जो सदन है सीनेट, वो काफ़ी शक्तिशाली है अन्य देशों की दूसरे सदन से, चाहे वो उसकी कार्यपालिका शक्तियाँ हों, चाहे उसकी विधायी शक्तियाँ हों, चाहे उसकी न्यायिक शक्तियाँ हों या निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ हों। धन्यवाद।